स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? वेट करो, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैंने पेपर सेंड किया है, इसी पेपर में डिस्कशन करेंगे। मेरी वॉइस क्लियर है ना? कोई कंफर्म करो एक बार। स्क्रीन विजुअल है ना? वॉइस क्लियर है ना? CSIR नेट 2020 एंड 30 नवंबर को हुआ था ये पेपर। ओके।
पेज नंबर 28 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 28, 28, क्वेश्चन नंबर है 29, क्वेश्चन आईडी है 45, 45 लास्ट डिजिट है 45। ओके, बोला लेट एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर एंड फॉर के ग्रेटर और इक्वल टू 1। एक्स के एक रैंडम वेरिएबल है, ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा बाइनोमियल के कामा हाफ। ओके, फॉर के इक्वल टू 0। ओके, and n be a random variable, let n be a random variable which follows Poisson 1 with mean 1. Okay, assume that further k greater 1 x k and n both are independent, ये independent है। ओके, देन बोला set y equal to x n। ओके, फिर बोला उसने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट n गिवन दैट y इक्वल टू 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट n इक्वल टू 3। उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी n इक्वल टू 3 गिवन दैट y इक्वल टू 3। ओके, ये हमसे पूछा है उसने, ये क्वेश्चन है। ओके, y सॉरी n गिवन y इक्वल टू एक्स एन है, एक्स एन इक्वल टू 3, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर उसने बोल दिया है कि अच्छा, मुझे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे n, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अरे 3 पे मत बजाओ, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, n गिवन एक्स एन इक्वल टू 3। अभिषेक म्यूट योरसेल्फ। अभिषेक कुछ डाउट हो तो पूछो ना, वरना अभिषेक सिंह। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी n गिवन एक्स एन इक्वल टू 3 है। तो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखें, वेज थ्योरम क्या होता है। बेस थ्योरम क्या बोलती है, बेस थ्योरम बोलती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन इक्वल टू 3 गिवन n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n इक्वल टू 3 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन इक्वल टू 3। ओके, अब प्रोबेबिलिटी एक्स एन इक्वल टू 3 कैसे फाइंड करेंगे, ये होगा तुम्हारा समेसन n इक्वल टू 0 टू
infinite probability of action equal to 3 given n into probability of n equal to 3, यही होगा ना? बोलो। सॉरी n इक्वल टू, इस n को तुम n दो, प्रोबेबिलिटी n इक्वल टू n। ये क्या आएगा भाई? एक्शन गिवन n ये फॉलो कर जाएगा क्या? ये एक तरह से के रैंडम वेरिएबल है, तो ये तो बाइनोमियल गिवन है, ये बाइनोमियल गिवन है, ये पॉइसन है, पॉइसन 1। ओके, पॉइसन 1 का मतलब ये क्या है? समेसन, ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल पे 3 प्रोबेबिलिटी, यानी कि के सी 3 एंड 1/2 के पावर 3, ओके, इंटू ई के पावर -1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, और ये इक्वल होगा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। बोलो, यही होगा ना? ये फाइनली क्या आएगा? और यहाँ पर k नहीं होगा, यहाँ n होगा, ठीक है, यहाँ NC3 होगा। ओके, सो ये तुम्हारा फाइनली क्या आएगा? ये आएगा तुम्हारा e के पावर -1 एंड and 1/8 summation n equal to 0 to infinity 1/n factorial NC3। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? NC3 एंड वन बाई टू के पावर 8, 1/2 के पावर 3, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट पे इसको सॉल्व करना, अगर ना सॉल्व हो तो फिर मुझे बताना, ठीक है? आप वैल्यू पुट कर देना। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट जस्ट इसका जस्ट ऐसे ही है, x1 x2 follow normal 2, 3 and n follows Poisson 4 and y equal to x1 plus xn। और द वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y पूछा ना, तो वेरिएंस ऑफ y के लिए हम क्या लिखेंगे भाई? y इज वेरिएंस ऑफ y को हम क्या लिखेंगे? समेसन i इक्वल टू 1 to n xi। ओके, ये वेरिएंस पूछा है, तो अब ये मतलब ये कैसा नंबर है? ये डिपेंडेंट नंबर है, तो इसके वेरिएंस को हम क्या लिखते हैं? वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ समेसन i इक्वल टू 1 to n xi गिवन n, एक ये हो गया। देन
एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई इक्वल टू 1 टू n गिवन n, ये हो गया। ओके, मतलब ये फार्मूला मैंने यूज किया कि अगर एक्स और वाई दो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम कैसे वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करते हैं। ये फाइंड करते हैं हम वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई, यही फार्मूला। तो वाई एक एन रैंडम वेरिएबल हो गया और एक्स समेशन ये हो गया। तो अब मुझे बताओ ये गिवन एन पर ये क्या फॉलो करेगा, ये नॉर्मल फॉलो कर रहा है। नॉर्मल क्या 2,3, तो इसका मीन क्या होगा, इसका मीन हो जाएगा तुम्हारा दिस इज द वेरिएंस ऑफ 2n प्लस इसका वो क्या है, वेरिएंस क्या 3, तो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 3n। तो वेरिएंस ऑफ 2n मतलब 4 एंड वेरिएंस ऑफ n क्या है, पॉइसन 4 है, ठीक है। एन एक्सपेक्टेशन ऑफ n ये भी 4 है, तो 4 प्लस 3 12 हुआ, 7 हुआ इंटू 4, तो 7 इंटू 4 कितना होगा 28, क्योंकि वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन पॉइसन में इक्वल होते हैं ना, तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, ओके, फिर 28 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सैम्पलिंग का उसको छोड़ो, इसके जस्ट नीचे जो 32 नंबर वो कोई है, समझ में आ रहा है ना। आज तुम ही खाली क्लास ज्वाइन करो, सुहस क्या नाम है तुम्हारा, समझ में ना आ रहा हो तो बोल देना। आज किसी ने क्लास ही नहीं ज्वाइन किया ना। 32 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है एक्स फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस, ओके। एफ ऑफ थीटा एक्स फॉलो कर रहा है तुम्हारा, प्रोपोर्शनल है एक्स के पावर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स के पावर थीटा माइनस 1, ओके। 0 टू एक्स टू 1 है एंड थीटा ग्रेटर 1 है, मतलब एक तरह से ये बीटा है, मतलब एफ ऑफ एक्स थीटा जो है ये बीटा थीटा का थीटा को फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि बीटा का जो पीडीएफ होता है वो क्या होता है, बीटा फर्स्ट काइंड। अगर बीटा एक्स फॉलो कर रहा है तुम्हारा बीटा फर्स्ट काइंड एम कामा एन को, इसका जो पीडीएफ होता है वो होता है क्या, एक्स के पावर एम माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स के पावर एन माइनस 1, ओके। और यहाँ पर आता है क्या, यहाँ पर आएगा तुम्हारा 1 अपॉन बीटा एम कामा एन, और बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा एम कामा एन की वैल्यू होती है तुम्हारी क्या, गामा एम गामा एन डिवाइड बाई गामा एम प्लस है, तो ये आएगा, ठीक है। तो एक तरह से बीटा है। अब उसने बोला है कि टेस्टिंग दिया है एच नॉट थीटा इक्वल टू 1 वी एस एच 1 थीटा ग्रेटर 1, ये तुम्हारी टेस्टिंग है। तो उसने बोला है कि बेस्ड ऑन सिंगल ऑब्जर्वेशन इज ऑफ फार्म क्रिटिकल यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो होगा वो किस फार्म का होगा, क्रिटिकल रीजन यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन तुम्हारा किस फार्म का होगा, 1 माइनस अल्फा कामा 1 फार्म का होगा, 0 कामा अल्फा फार्म का होगा, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बाई 2 कामा 1 प्लस अल्फा बाई 2 फार्म का होगा, 0 से अल्फा बाई 2 यूनिफॉर्म एक्स माइनस अल्फा बाई 2, सॉरी यूनियन 1 माइनस अल्फा बाई 2 कामा 1 फार्म का होगा। मतलब उसने बोला है कि तुम्हारा मतलब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, एक मिनट ने क्रिटिकल रीजन का फार्म पूछा है, ठीक है।
तो क्रिटिकल रीजन तो ग्रेटर टाइप का होगा। लेकिन उसने ये कहा है, ऑप्शन ये है, देखो इसमें कुछ नहीं तुम्हें चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला ऑप्शन है तुम्हारा 1 माइनस अल्फा कामा 1, ओके, ये है ना, तो इसमें चेक करो 1 माइनस अल्फा से ग्रेटर एक्स से ग्रेटर 1 पर अगर ये प्रोबेबिलिटी अल्फा के इक्वल आ जा रही है तो तुम्हारा क्रिटिकल रीजन है ये। दूसरा भी ऐसे ही चेक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से बिगर एक्स से बिगर अल्फा। इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करें इसको, जब जब चेक करेंगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस अल्फा से बिगर एक्स से बिगर 1, सो दिस इज इक्वल आएगा, दिस इज 1 माइनस अल्फा to bigger x and this is a constant beta theta comma theta and x के पावर थीटा माइनस 1, 1 माइनस एक्स के पावर थीटा माइनस एक्स, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल हो सकता है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर एक्स को हम p मानते हैं, इसको 0 to 1 बनाओ, इसको 0 to 1 बनाएंगे अगर, तो एक्स को क्या पुट करो, इसको 0 अगर बनाना तो 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह हम एक्स की जगह हम ऐसे नहीं समझ, एक मिनट, तो ये पूछना क्या चाह रहा है उसने, अल्फा के टर्म में दिया, क्रिटिकल रीजन अल्फा के टर्म में कैसे पास दिया। अब करो, चलो कल बताएंगे इसको, ओके। ये रिग्रेशन का है, हाँ 34 क्वेश्चन पे आते हैं, 35 तो 33 तो रिग्रेशन का है, ल्यूरेट पूछा ना तो रिग्रेशन का है, 34 में पूछा है, ये वाला क्वेश्चन कल बताएंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे, ये एक्चुअली में पूछना क्या चाह रहा है ये कल सॉल्व करेंगे। एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म 0, 1, सपोज दैट गिवन एक्स रैंडम वेरिएबल वाई, ओके, वाई गिवन एक्स जो है ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा यूनिफॉर्म 0, एक्स को, गिवन एक्स एंड वाई द रैंडम वेरिएबल जेड इज यूनिफॉर्म एंड, हाँ जेड जो है वो है गिवन वाई कामा 1, वो सॉरी वाई गिवन एक्स कामा वाई, देखो इसमें गिवन एक्स कामा वाई कर दिया, ये तुम्हारा फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म वाई कामा 1 को, ओके। देन तुम्हारा पूछा उसने एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड क्या होगा, बताओ भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड क्या होगा, तो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड लगाना है तो 3 बार एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड गिवन एक्स कामा वाई, ये एक बार हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन जेड गिवन वाई नहीं एक्सपेक्टेशन, ओके, अब ये होगा जेड गिवन एक्स कामा वाई, ओके। तो पहले क्या होगा एक्सपेक्टेशन, ये इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा इस रैंडम वेरिएबल, तो इस रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन आएगा यूनिफॉर्म में, तो वाई बाई वाई प्लस 1/2, ओके। तो अंदर वाले का एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन एन एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा ये वाई प्लस 1/2, ओके।
इस रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन हमने लिख लिया y प्लस 1/2। अब बताओ मुझे y गिवन x क्या फॉलो कर रहा है, y गिवन x y जो है रैंडम में x पे x में फॉलो करा ना, तो ये 1/2 तो बाहर ले लो। अब बता तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन, n एक्सपेक्टेशन y प्लस 1। ओके, 1 को भी तुम बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस x/2। तो तुम्हारा हाफ एक्सपेक्टेशन ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस x/2। अब फिर तुम यहाँ एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दो, तो जब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लास्ट में अप्लाई करेंगे तो हाफ 1 प्लस एक्सपेक्टेशन x/2, और x तुम्हारा यूनिफॉर्म 0 1 है, तो ये हाफ 1 प्लस हाफ इंटू हाफ, ये क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 प्लस 5 मतलब 5/4 इंटू 1/2, ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनली 5/8। ओके, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में ना आया हो तो पूछो इसको, बाकी अब क्लास में इन कर दूंगा। 5 ही क्वेश्चन करते हैं आज, क्योंकि आज स्टूडेंट भी ज़्यादा है नहीं, और अगर तुमको डाउट हो तो बोलो। किसी को डाउट हो तो नहीं, चलो आगे करते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, तो 35 तुम्हारा पॉइसन प्रोसेस का, ये बाद में करेंगे। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो बेज एस्टिमेटर का, ये भी बाद में करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो, हाँ ये क्वेश्चन तुम्हारा एमएलई का है, ये क्वेश्चन करने लायक है। ठीक है, तो ये करते हैं अभी, मतलब ये इंट्रेंस का है तो करते हैं। वो पहला क्वेश्चन इंट्रेंस वो था जो उसको ट्राई करना, वैल्यू पुट करना, आ जाएगा आंसर। और जो मैंने क्वेश्चन लीव किया है फार्म वाला क्रिटिकल रीजन का, वो मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक्चुअली में उसने क्रिटिकल रीजन अल्फा के फॉर्म में बोला है, तो वो भी समझ नहीं आ रहा। 38 38 क्वेश्चन नंबर है, और पेज नंबर है तुम्हारा 33 32, पेज नंबर 32। ओके, बोला है कि सपोज दैट x1 कामा y1 x2 कामा y1 y2 सो ऑन xn कामा yn मीन्स xi कामा yi, ये तुम्हारा कैसे हैं, ये तुम्हारा IID है, इंडिपेंडेंट है, और कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन को तो IID भी है। ठीक है, कैसे है, यूनिफॉर्म ऑन द ट्रेंगल, ट्रेंगल तुम्हारा, अब ट्रेंगल बना रहे हैं, किस पॉइंट पे बना रहे हैं ट्रेंगल, मुझे बताओ। ट्रेंगल बना रहे हैं तुम्हारा, ये ओरिजिन है 0,0 पर, ये तुम्हारा 0,थीटा है, और इसको बना ले लो, ये 0,थीटा है, सॉरी थीटा,0 है, और यहाँ पर पॉइंट क्या लाई करेगा 0,थीटा। इस पे ट्रायंगल बना रहे हैं, इस ट्रायंगल पे, सॉरी इस ट्रायंगल पे ये 0,थीटा पॉइंट, इस ट्रायंगल पे xi x1 i इक्वल टू 1 to n है। ठीक है, 1 to n IID रैंडम वेरिएबल्स इस ट्रायंगल पे लाई कर रहे हैं। उसने पूछा एमएलई क्या होगी, थीटा ग्रेटर 0 है। ओके, तो मुझे बताओ इसका एरिया क्या आएगा, तो मुझे बताओ जॉइंट पीडीएफ क्या होगा एफ ऑफ एक्स आई कामा वाई आई का, भाई ये एरिया होता है, तो एरिया इसका क्या आएगा, इसका एरिया आएगा हाफ थीटा इंटू थीटा, मतलब क्या बताओ, थीटा स्क्वायर बाई 2, तो ये 2/थीटा एरिया का हाफ होता है ना भाई, ये 1 एरिया होता है ना, दिस इज इक्वल टू 1 ऑफ, इसको नाम दे दो ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी है क्या, ट्रायंगल का एरिया है ए ओ बी का या ओ ए बी का, इसका एरिया है तुम्हारा थीटा स्क्वायर बाई 2, तो 2/थीटा स्क्वायर। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन तुम्हारी यहाँ पर होगी, ये लाइन क्या है, लाइन तुम्हारी जो है एक्स आई प्लस वाई आई लेस आर इक्वल टू थीटा, यही होगी ना कंडीशन, बताओ।
बोलो भाई। पीडीएफ इससे मतलब तुम्हें पीडीएफ लिखना है अपने से, ज्वाइंट पीडीएफ। ज्वाइंट पीडीएफ यही होगा ना। इस रीजन से नीचे इसका एरिया निकाल लो, ये 1 अपान एरिया मतलब 2 अपान थीटा स्क्वायर आ जाएगा, और तुम्हारा जो, तो अब मुझे बताओ यूनिफॉर्म बोल ही दिया मैं। तो इसका एमएलई तो ऐसे निकलेगा ना, क्योंकि ये रेंज डिपेंडेंट है। तो इसका एमएलई मैंने बताया पहले कि इसका एमएलई निकालना है, तो एक्स आई प्लस वाई आई ग्रेटर थीटा है ना, और बिगर है 0 से। सर बोलो। सर यहाँ पे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालना है। ओके, सफिशिएंट निकालना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सफिशिएंट निकालना, कुछ भी निकालना है, एमएलई या सफिशिएंट, तो सफिशिएंट की बात कर लेते हैं, दोनों सेम ही आएगा। तो सफिशिएंट निकालना ओके है, तो पहले तो पीडीएफ ही लिखेंगे ना। यस। तो पीडीएफ तो यही आएगा। अब पीडीएफ तुम्हारा रेंज पे डिपेंड है, तो मैंने बोला है कि एक्स आई प्लस वाई आई, अगर ऐसे रेंज आ जाए, ये रेंज, तो इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कैसे लिखते हैं भाई, ये तो 0 से बिगर ही है। थीटा 0 से बिगर है, तो 0 से पूरी क्वांटिटी बिगर होगी ना। तो इसका एमएलई लिखने के लिए हम लोग, सॉरी, हम इसका वो लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम आधा स्टैट्स में चेंज करोगे। आधा स्टैट्स में जब चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, मिनिमम ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई सो ऑन, ऐसे मैक्सिमम ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई। अब मैंने बताया था कि जो थीटा के नज़दीक होता है वही सफिशिएंट एमएलई होता है। तो इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या हो जाएगा, इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक जो हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई। ये हो जाएगा, ये है किसी में आंसर, सेकेंड में है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और बना के देता हूँ, ये आईएसआई में आया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ ट्रायंगल ना दे के वो एक स्क्वायर दे दे, तो इसको तुम लोग सॉल्व करना। मान लो पॉइंट ऐसे, यहाँ एक ही पॉइंट था, अब मैं इसको ऐसे पॉइंट कर लूँ। ओके, ये तुम्हारा 0 थीटा है, ये तुम्हारा 0 और थीटा 0 है, और ये जस्ट निगेटिव है, 0 माइनस थीटा। और ये तुम्हारा क्या है, ये क्या है तुम्हारा बताओ, ये तुम्हारा 0 ओ सॉरी माइनस थीटा 0। तो ये मान लो एक्स आई और वाई आई ऐसे इस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म ही है, एंड आई आई डी है। तो इसमें एमएलई पूछा था, उसमें एमएलई ऑफ थीटा, ये तुम लोग फाइंड करना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था आईएसआई का। तो आईएसआई का पेपर जो आता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा पर होता है। बाकी अगर कोशिश करोगे तो आईएसआई का पेपर भी सॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनका अलग रिसर्च रहता है, इसलिए थोड़ा टफ लगता है वो पेपर। इसको बस वैसे ही लिखना है, इसका पीडीएफ लिखना है, पीडीएफ मायने नहीं रखा, इसका रेंज बनाओ, इसका रेंज जैसे मैंने अभी बताया, इस ट्रायंगल की रेंज एक्स आई कमा वाई आई से लेस था, तो तुम्हें इस पूरे रेक्टेंगल की रेंज फाइंड करनी, मतलब स्क्वायर की रेंज किस रेंज पे लाई करेगा, ये समझ रहे हो बात। इसका मतलब एक तरह से इसका जो है, ये इसका तुम्हें वो लिखना है, जैसे ये लाइन थी, इस लाइन का लिख लेना, इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन, फिर एक फॉर्म बनेगा, उस पर देखना। कोशिश करो, जब ना हो तब बताना। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है वो मल्टीवेरिएट का, बिसार्ट का है, बाद में करेंगे। हाँ, इसके नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे 40 क्वेश्चन जो है वो एक्स आई फॉलो नॉर्मल थीटा गामा सिग्मा स्क्वायर है। नॉर्मल थीटा गामा सिग्मा स्क्वायर, ओके। पर सिग्मा स्क्वायर इन नोन, सिग्मा स्क्वायर नोन है, इसका हमें एस्टिमेट निकालने की कोई नीड नहीं है। बोला एक्स बार
लेट एक्स बार, ये एक्स बार को डिनोट कर रहा है। उसने बोला व्हाट इज द यू एम बी यू ई हाफ ई के पावर 2 थीटा। तो पहले मुझे बताओ थीटा के लिए कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या होगी, बोलो। एक्स बार एक्स बार ही मीन होगी, हमेशा एक्स बार होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन एक्स बार क्या फॉलो करता है। नॉर्मल म्यू को मैं सिग्मा स्क्वायर बाई एन। एक्स बार तुम्हारा फॉलो करेगा नॉर्मल थीटा कामा सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ओके, जिसको नहीं पता है वो ये लिख ले, अगर नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर से है तो ये म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर बाई एन फॉलो कर जाएगा। मतलब यहाँ एक्स बार में मीन वेरिएंस में एन से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये रिजल्ट है एक तरह से, ये एक रिजल्ट है, ठीक है। अब मुझे तो इसका अगर मैं एमजीएफ लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर एक्स बार इंटू टी क्या होगा। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल का एमजीएफ होता है ई के पावर थीटा टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यही होगा ना एमजीएफ। यस सर। तो ये एमजीएफ है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जो नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर का एमजीएफ होता है, देखो नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर का जो एमजीएफ होता है, इसका जो एमएक्सटी होता है, इसको हम लिखते हैं क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर टी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई के पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, ये होता है। तो वहाँ एक्स बार था तो उसका मीन और वेरिएंस यूज करेंगे। अब मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर टी एक्स बार आया क्या, ये आया तुम्हारा फाइनली ई के पावर थीटा टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई एन टी स्क्वायर। अब हमें फाइन किसका करना है, ई के पावर 2 थीटा का ना, इसका यूएम भी फाइन करना है। इसको ये फाइन करना है तो यहाँ टी इक्वल टू 2 पुट कर दो बस। यहाँ टी इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर 2 एक्स बार इज इक्वल टू ई के पावर 2 थीटा इंटू ई के पावर हाफ सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल तो ये आ जाएगा क्या, ई के पावर 2 थीटा एंड ई के पावर 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन। अब हमें फाइंड करना है ई के पावर 2 थीटा का, तो ई के पावर 2 सिग्मा स्क्वायर को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर 2 एक्स बार माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन, यही हो जाएगा ना भाई। इसको जीरो करना है तो यहाँ ई के पावर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, या तो ये पावर में है तो इसको इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ई के पावर ये इधर जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा, बटे से ऊपर जाएगा तो किस में आएगा, माइनस में चला जाएगा, अपान में आ जाएगा नीचे, अपान ये भाई नीचे अपान में आएगा, अपान से माइनस में चला जाएगा, तो ई के पावर 2 थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया यूएमबी यूबी। अब मैं तुम्हें जर्नल बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा किसका, ई के पावर 2 थीटा। अगर कभी वो ई के पावर, जैसे ई के पावर एन थीटा का पूछ ले, एन थीटा का, तो इसका जो यूएमबी होगा वो होगा ई के पावर एन एक्स बार माइनस एन सिग्मा स्क्वायर अपान एन, ये होगा ई के पावर थीटा का, ई के पावर एन थीटा का ये यूएमबी होगा, ठीक है। ये जर्नल है, ठीक है। अब एन की वैल्यू कुछ भी लिख दो, आ जाएगी। इस पे कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। और अगर यूएमबी ना समझ में आए तो एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लेना तुम। मोनली एक्सपेक्टेशन एक का ही 2 थीटा के इक्वल आएगा, एक्सपेक्टेशन एक का ही ई के पावर 2 थीटा के इक्वल आएगा, बाकी सबका डिफरेंट आएगा, ठीक है।
किसी को कोई दिक्कत हो इस पे तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़े। एक बार सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा फिर से। देखो इस पे क्या करना था कि पहले तो एक्स बार तुम्हारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कंप्लीट है, फिर हमने क्या किया कि हम एमजीएफ से एक्स बार के एमजीएफ से फाइंड करेंगे ई के पावर। कभी ई के पावर की अगर पूछे ना, हमेशा एमजीएफ प्रोसेस से जाना, एमजीएफ प्रोसेस से ई के पावर किसी, देखो हमेशा अगर वो पूछ रहा है यूएमबीयूबी तो ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और एमजीएफ माइंड में रखोगे तो तुरंत क्लिक कर जाएगा। इसने ई के पावर 2 थीटा का पूछा, तो मैंने क्या किया कि ई के पावर इसका भाई एमजीएफ ई के पावर फॉर्म में होता तो मैंने इसका एमजीएफ लिख दिया, एमजीएफ लिख दिया, टी की वैल्यू पुट कर दिया 2, टी की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दिया, आ गया यहाँ 2 थीटा आ गया, तो 2 थीटा का फाइंड करना था। और भाई कंप्लीट और सफिशिएंट के स्टैटिस्टिक के फॉर्म में है तो ये यूएमबीयूबी हो जाएगा। लेमन सरफेस यही तो कहता है, लेमन सरफेस थ्योरम यही बोलती है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जो कि कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के फॉर्म में हो और वो अनबायस हो जाए, अनबायसनेस मैंने शो किया और फॉर्म कंप्लीट एंड सफिशिएंट का ले लिया, सो दिस इज यूएमबीयूबी, यूएमबीयूबी। यस सर, मेन वही सर पूछना था कि मतलब एमजीएफ से ट्राई किया था। हाँ वही एमजीएफ से ही ट्राई हो जाएगा। यस यस। जैसे पॉइसन का एक क्वेश्चन होता ई के पावर -2 थीटा, ई के पावर -n लैम्डा, तो ये सब अभी है क्वेश्चन, इसको मिलेगा, ये एमजीएफ से ट्राई होने वाले हैं क्वेश्चन। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं आगे नेक्स्ट साल करते हैं। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं, बता देना, एक्चुअली में सिलेबस है काफ़ी, सो मैं इतना बता रहा हूँ, बाकी सोच रहा हूँ संडे सैटरडे कुछ थ्योरी बता दिया करूँगा, इसलिए संडे सैटरडे को भी क्लास लूँगा, बाकी वीकली वो करूँगा, लेकिन संडे सैटरडे को मैं थोड़ा थ्योरेटिकल बेजियन ओजियन की थ्योरी बताऊंगा और उससे कुछ रिलेटेड सवाल बताऊंगा, जिससे तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो अब आते हैं पेज नंबर 56 पे, पेज नंबर 56 पे जाओ, और इसके ऊपर जो है वो भाई ना मार्कोव का, तो मार्कोव स्टोकास्टिक्स बाद में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है एंड पेज नंबर है 56। उसने बोला कि x1 x2 इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल मीन म्यू एंड xi जो है ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कामा 1 को। अब उसने बोला है कि x बार इज अ सैंपल मीन, दिस इज अ सैंपल मीन, एंड फिर बोला है उसने x ऑर्डर 1 इज अ मिनिमम ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि पहला ऑप्शन तो ट्रू ही होगा भाई, एक्स बार इज अ कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर म्यू। अभी मैंने बताया कि एक्स बार म्यू के लिए क्या होगा, कंप्लीट सफिशिएंट। ये रिजल्ट है एससी गुप्ता बीके कपूर में देखोगे तो मिल जाएगा। दूसरा है मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, तो अगर ये एक्स बार मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक भी होगी, अब मिनिमल सफिशिएंट अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो
लिखो यहाँ पर एफ ऑफ थीटा कल कामा एक्स, ये जो भी वेरिएबल है रन पैरामीटर है, म्यू कामा एक्स कल डिवाइड बाई एफ ऑफ म्यू कामा वाई कल। इसका पीडीएफ लिखो, इसका पीडीएफ क्या होगा, 1/√2 पाई टू पावर एन एंड ई के पावर माइनस का समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1/√2 पाई टू पावर एन ई टू पावर माइनस समेसन वाई आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। ओके, जब इसको तुम ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ई के पावर माइनस का समेसन एक्स आई आएगा, सॉरी यहाँ बाई टू होगा, ओके, माइनस का बाई 1/2 भी होगा ना, तो माइनस समेसन एक्स आई बाई टू आएगा, 1/2 कॉमन ले लो तो ये आएगा, फिर क्या आएगा तुम्हारा प्लस का म्यू स्क्वायर एंड माइनस का 2 क्या आएगा, यहाँ समेसन बाहर ले लो 2 एक्स आई म्यू। एंड जब तुम समेसन ओपन करोगे अंदर तो क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर आएगा माइनस प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 वाई आई। तो ये क्या आएगा बताओ, यहाँ से ये इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू कब होगा, ये जो डिवाइड है ये है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू कब होगा, बताओ, ये इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू कब होगा, सम जब इक्वल हो जाएगा एक्स आई और बाई आई का। क्या बोला, सम सर इक्वल हो जाएगा एक्स आई और बाई आई का, समेसन एक्स आई इक्वल टू समेसन बाई आई, तब इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यस सर, ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि सर कंडीशन तो यही होती है, अगर ऐसा नहीं होता तो मिनिमल नहीं होगा। राइट, समेसन एक्स आई इक्वल टू समेसन वाई आई, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, बिकॉज म्यू का टर्म यहीं आ रहा है, बाकी म्यू तो हर जगह खत्म हो जा रहा है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ समेसन एक्स आई इक्वल टू समेसन म्यू, या फिर एक्स बार इक्वल टू म्यू वाई बार, यही हुआ ना। यस सर, तो सो एक्स बार इज मिनिमल सफिशिएंट, यही मिनिमल सफिशिएंट होता है भाई, मिनिमल सफिशिएंट को प्रूव करने का यही तरीका तो है, सो एक्स बार इज मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। अगर यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर होता तो मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक जो होती है वो होती है एक्स बार कामा 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये होती है मिनिमल सफिशिएंट, या फिर यहाँ समेसन एक्स आई स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। कब, जब नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर का हो। मैंने तुम लोगों को एक पीडीएफ सेंड किया था, उसमें पढ़ो, मिनिमल सफिशिएंट बहुत अच्छा से क्लियर, मतलब एक बुक सेंड किया था पूरी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक की, वो छोटा सा, मतलब ज़्यादा पेज की नहीं थी, शायद 180 पेज, उसमें पूरा इन्फ्लुएंस बताया अच्छे से क्वेश्चन साइड। अब उसमें बोला है कि एक्स बार माइनस एक्स ऑर्डर 1, दिस इज एंसेलरी स्टैटिस्टिक, तो ये कैसे प्रूव करेंगे बताओ। सर अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर होता है तो एंसिलरी होगा, और एक और होता है कि अगर इसको कंप्लीट प्रूफ कर दें तो बासु थ्योरम से। तो देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये सब कंप्लीट नहीं हुआ दैट मींस कि एंसिलरी होगा बासु थ्योरम। हाँ, तो इसको देखो,
इंडिपेंडेंट करने के लिए थीटा से क्या करें, एक्स बार में थीटा माइनस कर दो, क्योंकि एक्स बार तो थीटा, और इसमें थीटा माइनस कर दो, एक्स ऑर्डर 1 माइनस थीटा। ओके, सो दिस इज, सपोज करो ये एक नया रैंडम वेरिएबल वाई बार है और ये एक नया रैंडम वेरिएबल मिनिमम ऑफ एक्स आई माइनस थीटा है। ओके, अगर हम हर में थीटा माइनस कर रहे हैं तो मिनिमम ऑफ एक्स आई कामा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एक नया रैंडम वेरिएबल, यहाँ प्लस करो। ओके, सो एक्स आई माइनस थीटा ये होगा माइनस टर्म में। ठीक है ना, और यहाँ प्लस माइनस से कैंसिल हुआ थीटा। ये वाई बार है, वाई बार क्या है तुम्हारा, वाई बार इज इक्वल टू है एक्स बार माइनस थीटा। ओके, एंड ये वाली स्टैटिस्टिक क्या हो गई, मिनिमम ऑफ एक्स आई कामा थीटा। बात समझ में आ रही है ना। तो अब मुझे बताओ एक्स बार तुम्हारा क्या फॉलो करता है, एक्स बार फॉलो करेगा नॉर्मल थीटा कामा एन 1/n। ओके, ये फॉलो करता ना, क्योंकि नॉर्मल सॉरी म्यू कामा 1/n, यहाँ म्यू है, सॉरी म्यू म्यू, एक मिनट मैंने थीटा ले लिया, म्यू में वेट करो। इसको हमें इंडिपेंडेंट शो करना है। इंडिपेंडेंट शो करने का मतलब क्या है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट हो जाए ना। तो हमने क्या किया कि एक्स बार, पहले मुझे बताओ एक्स आई माइनस म्यू है जो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये फॉलो किसको करेगा, ये फॉलो कर देगा नॉर्मल 0,1 को फॉलो करेगा या नहीं, एक्स आई कामा म्यू नॉर्मल 0,1 को फॉलो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, मिनिमम ऑफ क्या फॉलो करेगा, मिनिमम ऑफ एक्स आई कामा म्यू को फॉलो तो नहीं बता सकते, लेकिन ये पता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स आई कामा म्यू, बिकॉज एक्स आई कामा म्यू का नॉर्मल 0, एक्स आई कामा म्यू डिपेंड ही नहीं कर रहा तुम्हारा किस पर, पैरामीटर पर। तो एक्स मिनिमम ऑफ एक्स आई कामा म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। ओके ओके, नाउ अब तुम मुझे बताओ कि एक्स बार जो है वो, एक्स बार जो है, एक्स बार क्या फॉलो करता है, ये नॉर्मल म्यू कामा 1/n को फॉलो करता है। ओके, तो एक्स बार माइनस म्यू क्या फॉलो करेगा, ये नॉर्मल 0,1/n को फॉलो करेगा। ये भाई जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ये समझ ले कि जब हम यहाँ कुछ माइनस करते हैं तो इसके मीन में माइनस करो। मीन जैसे मैंने यहाँ म्यू माइनस किया तो यहाँ म्यू माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सो एक्स बार माइनस म्यू, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। बार बार थीटा आ रहा है क्योंकि थीटा पे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं ना। इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। अब मुझे बताओ कि जो, अब इतना आ गया, अब नेक्स्ट हो गया। अब एक्स बार माइनस का एक्स ऑर्डर 1 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्स बार माइनस थीटा, सॉरी माइनस म्यू माइनस एक्स ऑर्डर 1 प्लस म्यू, तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बिकॉज म्यू और म्यू कैंसिल हो गए। तो ये है क्या, एक्स बार माइनस म्यू, इसको लिखो दिस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स आई माइनस म्यू। ओके, ये और ये दोनों क्वांटिटी इक्वल ही तो हैं, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक। अब मुझे तो इसका डिपेंड कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पे, नहीं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड कर रहा है पैरामीटर पे, नहीं, इसका नहीं। मान लो ये वाई बार है और ये मान लो मिनिमम ऑफ वाई आई है, तो अभी तुमने प्रूव किया ना कि मिनिमम का, यहाँ पीछे प्रूव किया ना कि मिनिमम का इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर है एंड दिस इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। तो ये होल थिंग तुम्हारी इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर आ गई। एनसेल्डी में कभी डिस्ट्रीब्यूशन मत फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जल्दी फाइंड कर सकते, बट उसको इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर बहुत इजीली प्रूव कर दोगे। इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर आ गया, जब इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर आ गया सो इट इज एनसेल्डी। सो दिस इज एनसेल्डी। ओके, तो एनसेल्डी हो गई। ओके, अब मुझे बताओ ये एनसेल्डी हो गई, तो अब बासु थ्योरम क्या कहती है, बासु थ्योरम बोलती है कि कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक एंड एनसेल्डी स्टैटिस्टिक आर इंडिपेंडेंट। बासु थ्योरम जो बोलती है वो बोलती है लेट बी इज एनसेलरी स्टैटिस्टिक्स
Anselli statistic. And T is a complete and sufficient statistic, complete sufficient statistics. Then B and T are stochastically independent. T are stochastically independent. Independent. ओके, जब इसको टी ऑफ एक्स कल भी कर लो, इसको बी ऑफ एक्स कल कर लो, इसको भी टी और बी ऑफ, क्योंकि स्टैटिस्टिक फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज तो बी ऑफ एक्स का। अब मुझे बताओ इसमें कंप्लीट स्टैटिस्टिक क्या था, एक्स बार, एंड एंसेली स्टैटिस्टिक क्या है, एक्स बार माइनस एक्स ऑर्डर 1। सो एक्स बार एंड एक्स ऑर्डर 1 आर इंडिपेंडेंट बाय बासूस थ्योरम। बासूस थ्योरम से दोनों इंडिपेंडेंट हुए। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट में हम क्या करते हैं, कोवेरिएंस ऑफ एक्स बार comma x bar minus x order 1 are 0 equal to 0. So this is equal to covariance of x bar comma x bar minus covariance of x bar comma x order 1 equal to 0, and covariance of x bar comma x bar is nothing but variance of x bar. So this is equal to 1 by n equal to covariance of x bar and x order 1. तो तुम्हारा लास्ट ऑप्शन जो है वो आ गया, लास्ट ऑप्शन यही है ना। उसने बोला है क्या, कोवेरिएंस ऑफ एक्स बार कामा एक्स ऑर्डर 1 फाइंड करो, और उसने 0 दिया है, लेकिन ये 0 ना होके 1 बाई एन आया। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, तो तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन फॉल्स हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। देखो ये क्वेश्चन एंसेली से था, तो तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए कि दिस इज एंसेली, सो यहाँ बासु थ्योरम अप्लाई हो सकती है। देखो चीजें ऐसे रिलेटेड हैं, अगर यूएमबी भी पूछे तो तुरंत कंप्लीट स्टैटिस्टिक सोचो, कंप्लीट क्या होगी इसकी। और अगर कहीं 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 एनसेली की बात कर दे तो एनसेली में क्या होता है, देखो पहले तो एनसेली में मैंने बताया कि एनसेली तुरंत फाइंड करने के लिए कंप्लीट से जाओ, कंप्लीट ही सोचो। अगर तुम्हें वेल नोन कंप्लीट पता है तो अगर कंप्लीट शो करना है तो एनसेली सोच लो कि एनसेली तो ये है नहीं, तो एनसेली ये है नहीं, तो ये कंप्लीट है नहीं, तो एनसेली होगी। अगर कभी एनसेली के कंप्लीट और एनसेली के इंडिपेंडेंसी की बात करें या कोवेरिएंस फाइंड करना हो तो यहाँ पर हमेशा बासूस थ्योरम सोचो, कोवेरिएंस मत फाइंड करने लगना वहां, तो तुम्हें पता चले ये दिया था ऑप्शन 4। तो अब देखो यहाँ कितना टफ टास्क है ना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स बार कामा एक्स ऑर्डर 1 फाइंड करना, ये बहुत टफ टास्क है ना। अगर मैं तुमसे ये चीज प्रूव करने को कहूँ तो तुम बासूस थ्योरम के बिना अगर प्रूव करने बैठे बेसिक से तो बहुत टफ टास्क है ना। बताओ टफ टास्क है या नहीं, चौथा ऑप्शन प्रूव करना Yes, sir. विदाउट बासूस थ्योरम टफ टास्क है ना, लेकिन बासूस थ्योरम से तुम इजीली। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाया था वो बासूस पे ही बनाया, उसने फाइंड नहीं किया कि उसने फाइंड किया है। वो प्रोफेसर्स हैं, वो ऐसे। अब बच्चे क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि यार कोवेरिएंस अगर 0 आ रहा है तो उसको कोवेरिएंस फाइंड करें। नो, बिकॉज उसने एनसेली की बात कर दिया है तो बासूस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम यहाँ। और अगर तुम बेसिक से फाइंड कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तब बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। So यहाँ पे x1 को फाइंड करना काफी टफ पड़ेगा। x1 का फाइंड करना टफ पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से शायद बीके गुप्ता में फाइंड है x1 का। यू कैन ट्राई x1 का फाइंड करना, बीके गुप्ता में फाइंड है। ओके ओके। और मेरे हिसाब से शायद माइनस का सिग्मा अपन √n है।
नहीं, माइनस का सिग्मा अपन रूट पाई है, लेकिन 2 रैंडम सैंपल के लिए ये है, ठीक है। अगर n रैंडम सैंपल कह देगा बात तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ n का एक टर्म, वहाँ n का टर्म आएगा, देख लेना वहाँ n यस का सर। टर्म आ जाएगा, ठीक है। जैसे सर rth ऑर्डर का निकालते हैं, आई थिंक वैसे ही निकालना पड़ेगा x1 का भी। नहीं, एक्चुअली में x1 का अगर निकालना है तुमको x ऑर्डर 1 का, नहीं सर छोड़िए, वैसे भी एग्जाम पर्पज से काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ लिखेंगे वैसे ही, मतलब एक्चुअली में क्या है कि nth ऑर्डर का निकालने में क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है nth ऑर्डर की, जैसे हम r ऑर्डर का क्या लिखते हैं, r ऑर्डर का पीडीएफ क्या होता है, जो r ऑर्डर का होता है पीडीएफ, जैसे r ऑर्डर का पीडीएफ होता है तुम्हारा क्या, x ऑर्डर जो 1 होगा, जब n रैंडम सैंपल हो जाएंगे तो क्या होता है, ये तुम्हारा होता है, इसका पीडीएफ जो होता है वो होता है पीएमएफ, जो सीडीएफ होता है 1 माइनस fx की पावर n होता है, ओके, n होता है यस ना, सर। इसको डिफरेंशिएट यस करना। सर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तब तुम क्या करना कि यहाँ पर नॉर्मल की एक प्रॉपर्टी लगती है ना, कि नॉर्मल का जो, अगर नॉर्मल का एक प्रॉपर्टी ये होता है ना कि नॉर्मल का जो सीडीएफ का डिफरेंशिएशन होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो तुम्हारा क्या होता है, ये इक्वल होता है माइनस का एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स, यही होता है ना। मतलब ये प्रॉपर्टी लगेगी, या फिर लाग वाली प्रॉपर्टी हो सकती है, लगेगी मतलब एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। नॉर्मल में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो एक प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। देख लेना बीके गुप्ता में जहाँ आर्डर स्टैटिस्टिक्स वहाँ सॉल्व किया होगा। चलो अगर ओके किसी को कोई डाउट नहीं तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी अगर किसी को कोई डाउट है, हाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व करना, और एक क्वेश्चन जो मैं लीव किया हूँ उसको मैं बताऊंगा, पहला क्वेश्चन भी मैं कल ट्राई लूंगा, बताऊंगा, अगर जिसको नहीं सॉल्व करने आ रहा है तो मैं बता दूंगा वो सर क्वेश्चन। कौन सा बता दीजिए। हाँ, इसपे इस जो मैंने पेपर सेंड किया उसमें तुम स्टार्टिंग से स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करोगे, जो पहला ही स्टार्टिंग क्वेश्चन है वही है, ठीक है। उसमें थोड़ा बाइनोमियल एंड पॉइसन का रिलेशन है, ठीक है। तो ट्राई लेना, नहीं मैं कल करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर यहीं पर क्लास कोई नहीं करते हैं। पेज नंबर क्या था सर, जो पहला क्वेश्चन था? पेज नंबर है सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें स्टैट्स का कौन सा मिला है, पेज नंबर है अभी तो 28 पे जाओ, 28 पे। ओके ओके। हाँ तो ये क्वेश्चन आ जाएगा तुमको, वैसे बेस थ्योरम लगाना हो जाएगा, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम से है। ओके सर, ओके, थैंक यू।